हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10वीं के भूगोल का चौथा पाठ कृषि करवाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको कृषि के प्रकार और शस्य ऋतुओं के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 10वीं के भूगोल का 4 लेसन, जिसका नाम है कृषि। कृषि के बारे में आप सभी जानते हैं, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो कृषि को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से 2 शब्दों से? एग्री और प्लस कल्चर। एग्री का जो मीनिंग होता है वो है भूमि, और कल्चर का क्या मतलब होता है? खेती। जिसका अर्थ होता है कि जिस भूमि पर खेती की जा सके उसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कृषि का जो महत्व है वो क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी जो 2/3 आबादी है वो कृषि में लगी हुई है। 2/3 का मतलब क्या है कि 60 से 75% लोग जो है वो कृषि के कार्यों में लगे हुए हैं। विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल जो है कृषि से मिलता है। आप सभी जानते हो कि अगर हमें चीनी चाहिए तो गन्ना कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा। हमें कपड़े चाहिए तो कपास कहाँ से आएगी? कृषि से आएगी। कहने का क्या मतलब है कि जितने भी उद्योग चल रहे हैं उनको जो कच्चा माल मिलता है वो कृषि के माध्यम से मिलता है। आगे है चाय, कॉफ़ी और मसाले जो हैं वो हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। मतलब हमने चाय और कॉफ़ी मसाले जो हैं इतने ज़्यादा हम बनाते हैं कि हम दूसरे देशों में उसको भेजते हैं, और उससे हमें क्या होता है? विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसके बाद हम क्या है कि भोजन हमें कृषि से प्राप्त होता है। यानी जो भोजन का अधिकांश भाग है वो हमें कहाँ से मिलता है? कृषि से मिलता है। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र और जो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी अर्थशास्त्र की जो वीडियो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यह कला और विज्ञान दोनों है। अब कला कैसे है? क्योंकि हर भूमि अलग अलग प्रकार की है। हर फसल के लिए अलग भूमि चाहिए, हर फसल के लिए एक अलग पर्यावरण चाहिए, हर फसल के लिए अलग समय चाहिए, सिंचाई व्यवस्था कितनी होनी चाहिए, इन सब के लिए जो है कला आनी जरूरी है। पता होना चाहिए कि किस भूमि पर कौन सा अन्न ज़्यादा होगा, कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, कैसे बीजों की आवश्यकता है। और साथ साथ ये विज्ञान भी है, क्योंकि विज्ञान क्या है कि इसके अंदर नई नई जो है तकनीकें होती हैं। उन तकनीकों के माध्यम से जो है हम फसलों को उगाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि कृषि विधियाँ दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भिन्न हो सकती हैं। कृषि विधियाँ क्या है कि दुनिया के एक हिस्से में कुछ है, दूसरे में कुछ है। वो क्यों है? क्योंकि वो डिपेंड करती है उन देशों के वातावरण पर, उन देशों की तकनीक पर, उन देशों की जो है मिट्टी कैसी है, जो जलवायु है वो कैसी है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। अब हम पढ़ते हैं कृषि के प्रकार। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये नाम से ही पता लग रहा है कि जो प्रारंभिक है यानी बहुत पुराने समय से है। जीविका यानी जीने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। देखिए, पुराने समय से जीवन निर्वाह करने वाली कृषि को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कहते हैं। इस कृषि की जो विशेषता है वो क्या है कि यह केवल परिवार की ज़रूरतों को पूरा करती है। नाम से पता लग रहा है जीवन निर्वाह के लिए, तो ये खाली परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। ये जो है व्यापार के लिए नहीं की जाती। यह भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। आप सभी को पता है जीविका निर्वाह के लिए क्या करेंगे किसान? उनके पास वैसे तो भूमि होती नहीं, तो क्या करते थे? पहले छोटा टुकड़ा साफ किया, इसमें उन्होंने खेती की। ठीक है। फिर 4-5 साल इसमें की, और जब इसकी उर्वरकता समाप्त हो जाती तो वो क्या करते? दूसरी जगह पे भूमि साफ कर लेते और वहाँ पर वो खेती करते। जो भी इसमें उत्पादन होता उनसे क्या होता? उनका जीविका निर्वाह होता। इससे आगे क्या है कि यह आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी का हल, खुदाई करने वाली छड़ी आदि के प्रयोग से की जाती थी। पुराने समय में क्या होते थे? लकड़ी के हल बना लेते थे वो, और क्या होते थे? खुदाई करने के लिए वो छड़ी बना लेते थे, और उन्हीं औजारों की मदद से वो क्या करते थे? कृषि करते थे। लेकिन अब जो है आधुनिक औजार भी आ गए हैं। उसके बाद क्या है? यह परिवार की मदद से की जाती। अब छोटे छोटे टुकड़ों पर होती है तो इसमें जो है ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये क्या होती थी? ये परिवार के लोगों की मदद से, या कभी ज़रूरत पड़ जाए तो समुदाय के लोगों की जो मदद से की जाती है। अब देखिए कि यह जो कृषि है वो किन तथ्यों पर निर्भर करती है। एक तो मानसून की, कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। दूसरा, उस जगह में जो है प्राकृतिक उर्वरकता कितनी है। ठीक है। तीसरा, जो वहाँ की पर्यावरण परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं, ये इनके ऊपर निर्भर करती है। अब जो कृषि है ये 2 पद्धतियों से की जाती है। सबसे पहला है कर्तन दहन प्रणाली और दूसरा है झूम खेती। आइए देखते हैं
पहला तरीका कर्तन दहन प्रणाली, इसको हम इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कर्तन का अर्थ होता है काटना और दहन का अर्थ होता है जलाना। ठीक है। किसान जो है जमीन के टुकड़े को साफ करके अपने परिवार में भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है। क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करते हैं और फिर वहाँ पर अनाज उगाते हैं। उस अनाज से क्या होता है, उनके परिवार का भरण पोषण होता है। जब भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाए तो दूसरे टुकड़े को साफ किया जाता है। जब कई साल तक उसी भूमि पे खेती की जाती है तो उसकी जो उर्वरकता है वो समाप्त होने लग जाती है। इस वजह से क्या करते हैं वो किसान दूसरे टुकड़े को साफ करते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। देखिए, मान लो किसान ने क्या किया, ये भूमि का टुकड़ा साफ किया, यहाँ पर उन्होंने क्या की, खेती की। ठीक है, 4-5 साल यहाँ पर खेती की। लगातार खेती किए जाने की वजह से इसकी जो उर्वरकता है वो समाप्त होने लग जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो उनकी खेती के अवशेष थे उनको काट के वो जला देते हैं और जो राख होती है उसको ऐसे ही छोड़ के वो दूसरा टुकड़ा साफ करने लग जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि कुछ साल जो है इस टुकड़े पर खेती करते हैं। तब तक वो राख इस भूमि में मिलकर क्या है कि इसकी उर्वरकता प्राकृतिक रूप से दोबारा से आ जाती है और तब तक 4-5 साल में इसकी उर्वरकता खत्म होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, पुनः इस टुकड़े पर खेती करते हैं। इस प्रकार भूमि की उर्वरकता बढ़ती रहती है। यह क्या है, यह एक ऑर्गेनिक कृषि होती है। इसमें किसी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसमें जो उत्पादन होता है वो भी कम होता है। अब देखिए, इसका दूसरा रूप, कर्तन दहन प्रणाली का ही दूसरा रूप है झूम खेती। इसे कई बार जो है कर्तन दहन प्रणाली को भी झूम खेती कह दिया जाता है। ये क्या है कि यह भी उसी तरह है कि भूमि के एक टुकड़े को साफ करके जो है खेती की जाती है। कुछ समय बाद इसकी उर्वरकता कम होने पर दूसरे टुकड़े को साफ किया जाता है। अब क्या किया जाता है कि पहले टुकड़े को छोड़कर दूसरे टुकड़े पर खेती की जाती है। कैसे कि यहाँ खेती की, ये इसकी जो उर्वरकता कम हो गई तो इसको छोड़ दिया, फिर दूसरे टुकड़े को साफ करके यहाँ पर खेती की। फिर जो अगर इसकी भी उर्वरकता समाप्त हो रही है तो फिर वो तीसरे टुकड़े पर खेती करते हैं। इसलिए जगह जगह खेती करने की वजह से इसको झूम खेती कहा जाता है। इन दोनों पद्धतियों में सिर्फ यही अंतर है कि उसमें हम क्या करते हैं कि पहले टुकड़े पर वापस चले जाते हैं, लेकिन इसमें हम नए नए टुकड़े साफ करके खेती करते रहते हैं। झूम खेती जो है विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। तो आइए जानते हैं इसके नामों और उन राज्यों के बारे में। देखिए, झूम खेती को विभिन्न राज्यों में किन किन नामों से पुकारा जाता है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप इस चार्ट को बना के याद रखिएगा क्योंकि MCQ में इनको पूछ लिया जाता है। देखिए, क्षेत्र क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला है उसमें इसको कहा जाता है दीपा। मणिपुर जो राज्य है उसमें उसको कहा जाता है पामलू। मध्य प्रदेश में बेबर और दैया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोडू या पेड़ा कहते हैं। ओडिशा में इसको कहते हैं पामाडाबी, कोमान या बारिगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वालरे और वालट्रे के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसको कुरवा कहते हैं और जो हिमालय के क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको खिल के नाम से जाना जाता है। आइए अब मानचित्र के माध्यम से जान लेते हैं कि झूम खेती को किन किन राज्यों में क्या क्या कहा जाता है। देखिए, ये जो हिमालय क्षेत्र है सारा, यहाँ पर इसको खिल कहा जाता है। इधर राजस्थान के अंदर जो एरिया है दक्षिण पूर्वी एरिया, इसमें इसको वालरे या वालट्रे कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर इसको बेबर और दैया कहा जाता है। इधर आप आइए, छत्तीसगढ़ के अंदर इसको क्या कहा जाता है, दीपा। छत्तीसगढ़ में जो एक ज़िला है बस्तर ज़िला, वहाँ पर स्पेशली जो है ये खेती की जाती है। इधर जो झारखंड है इसमें इसको कुरवा कहा जाता है। ओडिशा के अंदर जो है इसको पामाडाबी, बारीगांव और कोमान कहा जाता है। नीचे आप देखोगे आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेड़ा कहा जाता है। और जो ये भारत का पश्चिमी घाट है इधर, इसमें इसको कुमारी कहा जाता है। ये इधर जो है पश्चिमी घाट श्रृंखला जो है इस एरिया में जो है इसको कुमारी कहा जाता है। इधर आइए, ये है असम, मेघालय, नागालैंड और जो मिजोरम का एरिया है यहाँ इसको झूम कहा जाता है। और जो ये मणिपुर है यहाँ पर इसको पामलू के नाम से जाना जाता है। ये जो है पद्धति वो बहुत ही पुरानी पद्धति है, इसलिए जो है ये हर राज्य में की जाती है और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब तक हमने पढ़ा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिसमें मैंने आपको 2 भाग करवाए, कर्तन दहन कृषि
और झूम कृषि। इस कृषि को जो है स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि ये जगह जगह बदलती रहती है इसलिए। अब हम आगे पढ़ते हैं गहन जीविका कृषि। यह इस प्रकार की कृषि है जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या होती है और उसके भरण पोषण के लिए जो है खाद्यान्न की कमी होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए 1967 में हरित क्रांति की, ताकि जो है इसके माध्यम से अत्यधिक आधुनिक तरीकों का प्रयोग करके हम अत्यधिक खाद्यान्न पैदावार कर सके और इतनी बड़ी जनसंख्या का जो है पेट आराम से भर सके। इसमें क्या है कि जो पारंपरिक तरीके थे हमारे, जो पिछली में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हल वगैरह थे लकड़ी के और छड़ी वगैरह थी खुदाई के लिए, उनको त्याग कर हम इसमें क्या है ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करके इस खेती को करते हैं। इसमें जो है रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का प्रयोग अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अत्यधिक उत्पादन कब होगा? जब सिंचाई के संसाधन पूरे होंगे। उसके अंदर हम क्या डालेंगे? रासायनिक उर्वरक डालेंगे। ठीक है। इसमें क्या है कि एक ही समय पे 2 या 2 से अधिक फसलें बोई जाती हैं और जो है इसके अंदर उच्च उत्पादन वाले बीज, जिसे हम HYV कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया जाता है। इसमें अत्यधिक पूंजी और अत्यधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़मीन पर की जाती है। देखिए अगला पॉइंट है, अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक भूमि होगी उतनी अधिक बीजों की आवश्यकता होगी, उतनी अधिक खाद्यों की आवश्यकता होगी, उतनी अधिक रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इन सब पे क्या लगेगा? पूंजी लगेगी। और इतने बड़ी भूमि पर खेती करेंगे तो हमें जो है अत्यधिक लोगों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ये वहीं पर की जा सकती है जहाँ अत्यधिक जनसंख्या है। इसमें आप एक बात नोट करना कि इसमें सिर्फ एक ही बात पे ध्यान दिया गया है कि इसमें एक अधिक शब्द का सबसे ज़्यादा यूज होता है। पिछली जो मैंने कृषि करवाई उसमें आपको लगेगा कि वहाँ पे क्या है कि भूमि भी कम है, उत्पादन भी कम है, सिर्फ भरण पोषण के लिए वहाँ उत्पादन होता है। यहाँ पे सारी चीज़ अधिक होती है, जनसंख्या अधिक, पूंजी अधिक, श्रम अधिक, फसलें अधिक, बीज अधिक, मतलब जहाँ पे हर चीज़ अधिक का प्रयोग किया जाए वो गहन जीविका कृषि में आता है। अब पढ़ते हैं गहन जीविका कृषि की समस्याएं। आप सभी जानते हैं कि जो गहन जीविका कृषि है वो बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है और उसमें जो है अत्यधिक मात्रा में पूंजी और श्रम लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि अत्यधिक उत्पादन भी होता है। इतना सब होने के बाद भी इसमें काफ़ी समस्याएं अब आने लगी हैं। वो क्या क्या समस्याएं हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा। एक तो क्या होता है कि ये बहुत बड़े एरिया में होती है, लेकिन क्या है कि अब जैसे जैसे भारत के अंदर स्पेशली क्या होता है कि मान लो ये ज़मीन है और जो है जितनी भी पीढ़ी आएंगी तो इनमें से हिस्से होते रहेंगे। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। दूसरा क्या है, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े, जितनी पीढ़ियाँ बटेंगी उतनी ज़मीन जो है वो बढ़ती चली जाती है। फिर क्या होता है, जितना छोटा एरिया होता है उसमें उत्पादन की उतनी ही कमी होती है। ठीक है, एक तो बड़े एरिया में उत्पादन हो और एक इतने छोटे छोटे भागों में उत्पादन होता है तो इससे उत्पादन में कमी आ जाती है। किसानों में रोजगार का अभाव। क्या होता है कि इससे क्या है कि किसानों में रोजगार का अभाव हो जाता है। मान लो एक किसान है, वो पूरे क्षेत्र में जो है क्या कर रहा है, कृषि कर रहा है, लेकिन फिर क्या होता है जब उसको इतना हिस्सा मिलता है, इतना टुकड़ा मिलता है, तो इसमें जो है उत्पादन इतना नहीं हो पाता कि उसका जो है काम चल सके। तो उसे क्या है कि उसके पास रोजगार की कमी आ जाती है। इससे आगे फिर क्या होता है कि अत्यधिक खर्चे। क्या होता है कि एक खेत के लिए एक बार ही बीज आता है, एक बार ही रसायन आता है, एक बार ही उर्वरक आते थे, तो एक बार में ही जो है पेमेंट देनी होती थी। लेकिन जब ये टुकड़ों में बढ़ जाते हैं तो अलग अलग जो है खर्चे अलग अलग होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस पे अत्यधिक खर्चा होता है। एक क्या होता है कि जब एक ही खेत के अंदर एक बार फसल होती है तो वो जो है ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से जो है बिकती भी महंगी है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पादन जो है कम होता है और उसको जो खरीदते हैं वो अत्यधिक महंगा नहीं खरीदते, वो उसको सस्ता ही खरीदते हैं। फिर क्या होता है, पलायन। पलायन क्या होता है कि इतने छोटे टुकड़ों में जब क्या होता है उत्पादन होता है तो वो उतना नहीं होता कि पूरा साल काम चल सके। तो रोजगार की तलाश में क्या है, किसानों को जो है शहरों के अंदर पलायन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो ये खेत है, ये एक किसान के पास था। ठीक है, अब इस किसान के पास क्या है, 4 बेटे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस किसान के बाद ये जो खेत है वो 4 टुकड़ों में बट गया। अब ये जो खेत है इसको 4 अलग अलग आदमी बो रहे हैं। एक तो इसमें पूरे खेत में उत्पादन होता था, एक बार ही जो सामान आता था, एक बार ही जो है किराया लगता था। अब क्या है, 4 अलग अलग आदमी 4 हिस्सों के लिए जो है सामान लेने जाते हैं तो किराया भी 4 बार लगता है। और उत्पादन क्या है, वो कम हो गया। एक तो एक आदमी के हिस्से में इतना उत्पादन होता था, एक क्या है इतना इतना उत्पादन हो रहा है, तो बेचने में भी क्या है वो जो है सस्ते दामों पर
जा रहा है। अब इतने में जो है साल भर का गुजारा नहीं हो सकता एक परिवार का, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, रोजगार के लिए शहरों में पलायन भी करना पड़ता है। ठीक है, अगली है वाणिज्यिक कृषि। इसको हम व्यापारिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें जो किसान है वो ये कृषि करता ही इसलिए है ताकि उसे जो है बाजार में बेचकर अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सके, मतलब व्यापार के लिए की जाने वाली कृषि है। इसमें क्या है, स्पेशली वो चीज़ें बोई जाती हैं जो हमारे उद्योगों में काम आती है कच्चे माल के रूप में, जैसे कपास है, गन्ना है आदि। अब गहन जीविका कृषि में क्या बोया जाता था, चावल थे, गेहूं थे, जो सिर्फ भरण पोषण के लिए काम आते थे। लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं बोई जाती, इसमें जो है व्यापार के लिए जो प्रयोग की जाने वाली चीज़ें ही बोई जाती है। वैसे यह भी जो है गहन जीविका कृषि की तरह ही है, इसमें भी वैसे ही उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, उच्च पैदावार के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वाणिज्यिक कृषि क्या है कि हर क्षेत्र का अलग अलग जलवायु है, अलग अलग वातावरण है, अलग अलग भूमि है, तो उसी के अनुरूप जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वाणिज्यिक कृषि की जाती है। तो इसमें डिफरेंस आपको पता लग ही गया होगा। वो गहन जीविका कृषि केवल जो है भरण पोषण के लिए की जाती है, अत्यधिक जनसंख्या के लिए की जाती है, लेकिन व्यापारिक कृषि खाली व्यापार के लिए की जाती है। अब देखिए, जो वाणिज्यिक कृषि है वो भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर की जाती है। और क्या है कि कोई भी फसल हम जब करते हैं तो उसको हम व्यापारिक रूप से कर रहे हैं या जीविका के लिए कर रहे हैं, दोनों तरीके से हो सकती है। जैसे देखिए, हरियाणा और पंजाब में जो चावल की फसल है वो खाली जो है व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, मतलब मुनाफा कमाना होता है, जबकि वही चावल की फसल ओडिशा के अंदर जीविका के लिए की जाती है, यानी उनका जीवन यापन चावल से होता है। तो आइए एक बार मानचित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, ये पंजाब है, इसके नीचे जो है हरियाणा है, यहाँ पर भी चावल की खेती की जाती है। और जो ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया है, ये खाली इतना एरिया, यहाँ पर भी जो चावल की खेती की जाती है। ठीक है, इधर नीचे अगर आप आते हो महाराष्ट्र में, तो जो है यहाँ भी जो है व्यापारिक फसलें का उत्पादन किया जाता है। लेकिन इधर जो आप देखोगे उड़ीसा के अंदर जो है उसी चावल की खेती किस लिए की जाती है, खाली जीविका के लिए की जाती है, मतलब बेचने के उद्देश्य से नहीं, जीवन यापन के लिए की जाती है। जबकि ऊपर के जो एरिया हैं इनमें चावल की खेती जो है वाणिज्यिक तौर पर या व्यापार के लिए ही की जाती है। अब हम पढ़ते हैं रोपण कृषि के बारे में। यह बहुत ही जो है ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह भी वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। क्या है कि जब किसी फसल को एक बड़े क्षेत्र में बोया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बोई जाती, ये जो है एक बार में ही बहुत बड़े एरिया में बोई जाती है। रोपण कृषि से अत्यधिक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। मतलब क्या है, ये जीविका के लिए नहीं है, ये किस लिए है, व्यापार के लिए है। तो इससे क्या होता है कि ऐसी कृषि की जाती है जिससे जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल सके। जैसे गन्ना है, चीनी के लिए बोया जाता है, कपास है, कपड़े के लिए बोया जाता है। यह जो कृषि होती है, उद्योग और कृषि के बीच अंतरापृष्ठ होता है। अंतरापृष्ठ क्या होता है कि कृषि होती है तो उद्योगों को क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है। ठीक है, और अगर कृषि नहीं होगी तो उद्योग नहीं रहेंगे। मतलब क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसको क्या कहता है, अंतरापृष्ठ कहते हैं। अगर उद्योग नहीं होंगे तो कृषि का जो है कच्चा माल उत्पादन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, अंतरापृष्ठ कहा जाता है। मतलब इन दोनों का आपस में संतुलन होता है। इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। अब इतने बड़े क्षेत्र में करेंगे तो क्या होगा, अत्यधिक पूंजी की भी आवश्यकता होगी और अत्यधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। इसकी जो रोपण कृषि की मुख्य फसलें होती हैं वो हैं केला, चाय, रबर, कॉफ़ी और गन्ना। जो चाय है उसका उत्पादन मुख्यतः असम और उत्तरी बंगाल के बागानों में किया जाता है। जो रबड़ है उसका जो उत्पादन है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आसाम जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। कॉफ़ी मुख्यतः तमिलनाडु में उगाई जाती है। केला बिहार और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ठीक है,
जो चाय का उत्पादन है वो मैंने आपको बताया कि असम में होता है। असम देखिए यहाँ पर इस एरिया में क्या होता है कि पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर चाय के बागान होते हैं बड़े बड़े, और सभी में जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। और साथ साथ में जो इसका उत्पादन होता है ये बंगाल है, इसके जो उत्तरी भाग है जो असम से सटा हुआ है, इस भाग में जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। रोपण कृषि में जो केला उगाया जाता है वो जो है बिहार इस एरिया में और जो है महाराष्ट्र में उगाया जाता है। और साथ साथ हम पढ़ेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ पे होती है? कॉफ़ी जो है तमिलनाडु में उगाई जाती है। और साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो रबड़ का उत्पादन है वो जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होता है। साथ साथ जो है ये असम के एरिए में भी किया जाता है। अब देखिए जो रोपण कृषि है उसकी सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। सबसे पहले तो चाहिए अच्छा बाज़ार। अच्छा बाज़ार से क्या मतलब है कि मान लो हम कृषि यहाँ पे कर रहे हैं, ये खेत है हमारे और बाज़ार इसके आसपास कहीं भी नहीं है, तो हम अगर अपनी फसल को वहाँ तक ले जाते हैं किसी भी परिवहन के माध्यम से तो हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इतने की हमारी फसल नहीं होती जितना हमारा खर्चा हो जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि निकट ही जो है हमें अच्छा सा बाज़ार हो ताकि हम अपनी फसल को आसानी से बेच सकें। दूसरा है सुचारू यातायात। सुचारू यातायात क्या है कि हमें सामान को लाने ले जाने के लिए यातायात की सुविधा चाहिए। ठीक है, क्या है कि जब हम फसलों से कटाई करते हैं तो उस कच्चे माल को हम क्या है बाजार तक पहुंचाते हैं, तो यातायात हमें ऐसा मिलना चाहिए कि वो जो है सरलता से हमारे जो उत्पादन है उसको बाजारों तक या उद्योगों तक पहुंचा सके। उसके बाद आता है संचार व्यवस्था विकसित। कई बार क्या होता है कि हमारा जो है दूसरे आदमी के साथ उचित रूप से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, हमारी संचार व्यवस्था अच्छी नहीं होती, तो क्या होता है कि हम उस फसल को ले जाते हैं, वो व्यक्ति हमें नहीं मिलता या बाजार बंद होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा उत्पादन सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि जो संचार व्यवस्था है वो विकसित होनी चाहिए ताकि हम समय पर अपनी फसल को वहाँ तक पहुँचा सके। उसके बाद आता है अच्छी सड़क व्यवस्था। अगर सड़क व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो सामान है, हमारा जो उत्पादन है वो उचित रूप से जो है उद्योगों और बाज़ारों में नहीं पहुँच सकता है। इसलिए जो है सड़क व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं शस्य प्रारूप के बारे में। शस्य प्रारूप क्या होता है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, मतलब जो फसलें उगाने का तरीका है, वो पूरे साल में कब कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं आदि के बारे में हम विस्तार से समझाएंगे। देखिए भारत में जो शस्य ऋतुएं हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी है? पहली है रबी, दूसरी है खरीफ और तीसरी है जायद। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रबी के बारे में। रबी जो है वो शीत ऋतु में बोया जाता है। शीत मतलब सर्दी में बोया जाता है और ग्रीष्म में काटा जाता है, यानी गर्मी में काटा जाता है। रबी जो फसलें हैं उनकी बुआई होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यानी सर्दियों के टाइम पर, और जो कटाई होती है वो है अप्रैल से जून के बीच में, मतलब गर्मियों में। जो इसकी मुख्य फसलें होती हैं वो होती हैं गेहूं, मटर, चना, सरसों और जौ। इसको जो बोने वाले मुख्यतः उत्पादक राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कुछ एरिया इसमें राजस्थान का भी आता है। अब मैं आपको बताती हूँ रबी फसलों की जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। क्या है कि इसे जाड़े की फसल भी कहा जाता है। सर्दियों में उगाई जाती है तो इसे जाड़े की फसल भी कहा जाता है। दूसरा है शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षेपों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अत्यधिक उत्पादन में सहायक है। देखिए मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए भारत का मैप है, ये इसका जो पश्चिमी इलाका है, ये जो इधर से जो हवाएं जाती हैं, ठीक है, वो वर्षा के रूप में क्या होता है कि इस भूमि पर आती हैं। अब जो सर्दी के अंदर जो वर्षा होती है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ मतलब पश्चिम से जो हवाएं आती है उनकी वजह से जो वर्षा होती है वो इन फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इनके उत्पादन में सहायता करती हैं। तीसरा है उत्तरी भारत में हरित क्रांति में रबी फसलें महत्वपूर्ण थी। जो तीसरा रबी फसलों का महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा कि जब हरित क्रांति हुई थी उस समय पर जो है इन रबी फसलों की वजह से वो सफलतापूर्वक हुई थी और इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान है उत्तरी भारत में। अब हम पढ़ते हैं खरीफ फसलें। जो खरीफ फसलें हैं उनको गर्मी की फसल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गर्मी में जब मानसून का आगमन होता है और तब जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं। इनकी जो बुआई है वो जुलाई माह में होती है और जो कटाई है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में
होती है। इसकी जो मुख्यतः फसलें हैं वो हैं बाजरा, चावल, मूंग, उड़द, मूंगफली, जूट, सोयाबीन, अरहर जिसे हम तूर भी बोलते हैं, कपास, मक्का आदि हैं। इसमें क्या है, मुख्यतः चावल के बारे में ही बताया जाता है कि चावल जो है बिहार, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र के कोंकण तटीय क्षेत्र में होता है। इसके अंदर क्या है कि जो असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा है उसमें एक साल में जो है धान यानी चावल जो है उसकी 3 फसलें बोई जाती हैं। कौन कौन सी? ओस, अमन और बोरो इनको कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा और पंजाब में भी धान जो है एक महत्वपूर्ण फसल बन गई है। पहले क्या होता था कि हरियाणा और पंजाब में, राजस्थान में इतनी बारिश नहीं होती थी, इस वजह से जो है यहाँ पर धान नहीं बोया जाता था। आप सभी जानते हो कि चावल के लिए जो है पानी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो लेकिन बाद में क्या है कि हरियाणा और पंजाब में सिंचाई के संसाधन इतने अत्यधिक हो गए हैं कि अब वहाँ पर भी जो है धान की बुआई होने लगी और वहाँ पर जो धान है एक महत्वपूर्ण फसल बन गया है। अब देखिए मानचित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं खरीफ फसलें कहाँ कहाँ होती है। एक तो सबसे पहले जो 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ फिर रिपीट करवा रही हूँ कि असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के अंदर धान की फसलों को ओस, अमन और बोरो कहा जाता है और यहाँ पर एक साल में जो है 3 बार फसलें बोई जाती हैं। ठीक है। चावल जो है मुख्यतः बिहार, असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और जो ये इलाका है इसको हम कहते हैं कोंकण तटीय क्षेत्र, इसके अंदर भी बोया जाता है। अब देखिए पहले क्या है कि चावल सिर्फ जो है उत्तर पूर्वी एरिया और दक्षिणी एरिया में ही बोया जाता था, लेकिन अब सिंचाई के संसाधन उत्पन्न होने के कारण जो है पंजाब और हरियाणा में भी धान जो है एक महत्वपूर्ण फसल बन गई है। अब हम पढ़ लेते हैं जायद फसलों के बारे में। रबी और जो खरीफ की फसलें होती हैं उनके बीच के अंदर जो फसलें बोई जाती हैं उनको हम जायद फसलें कहते हैं। इनकी जो बुआई होती है वो मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है, मतलब ये गर्मियों में बोई जाती है। इसमें जो मुख्य फसलें हैं वो तरबूज, खरबूजे, खीरे और जो सब्जियां हैं वो, और जो चारे की फसल होती हैं वो जो है जायद की फसलें कहलाती हैं। इसमें जो एक विशेषता बात है जो पूछी जाती है एग्जाम में कि जो गन्ना है वो भी जो है इसी मौसम में बोया जाता है, यानी गर्मियों में लगाया जाता है और इसको पक कर तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है। जो जायद की फसलें हैं वो मुख्यतः आप देखोगे कि जो बेल वाली जो चीज़ें हैं जैसे तरबूज है, खरबूजे हैं, खीरे हैं, ये जो है इसके अंदर ज़्यादा आती हैं और ये गर्मियों में आपको पता है कि हम गर्मियों में इनको उगाते हैं और गर्मियों में भी हम तरबूज और खरबूजे, खीरे वगैरह खाते हैं। तो इस प्रकार तक मुख्यतः गन्ने को छोड़कर जो है बेल वाली जो भी चीज़ें हैं वो जायद फसलों में आती हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।